हेलो स्टूडेंट्स, एम एंड सी वेलकम्स यू ऑल। एम एंड सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज की क्लास में हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो वेक्टर अलजेब्रा है। इसमें आज हम जो है वेक्टर्स क्या होते हैं वो देखेंगे और उनके टाइप्स देखेंगे, और फिर बाद में चीज़ों को अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन में बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें कि हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं है। जैसे अगर किसी के एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में पता करना है तो हमें ये पता करना ज़रूरी नहीं होगा खाली कि वो कितने डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है, वो कितने डिस्टेंस उसने कवर किया है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर किस डायरेक्शन में वो गया है वो भी इम्पॉर्टेंट है। मान रखिए कि अगर कोई आपके पास अनजान लोग आए थे, मतलब रिलेटिव ही थे, पर उस जगह से जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर से वो अनजान थे, तो वो अगर किसी गलत रास्ते पे चले गए तो वो जब तक आपको डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो आपको उनको ढूंढने में दिक्कत होगी, आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं है, उनका डायरेक्शन भी ज़रूरी है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो हम जिसमें कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम स्केलर कहते हैं। तो हमारे पास दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गए, एक स्केलर कहलाता है जबकि दूसरा वेक्टर कहलाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज स्केलर क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड्स ओनली एंड नो डायरेक्शन, जबकि दूसरा द सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटीज एंड इन विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट। तो हम उनमें से ये जो वेक्टर अलजेब्रा है उसमें हम वेक्टर्स करेंगे, मतलब इसको हम सदिश राशि, मतलब सदिश 100 मतलब प्लस डायरेक्शन के साथ वाली। ठीक है, तो अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। ठीक, इतना ये इसका कॉन्साइज डेफिनेशन हो गया। तो हम बेसिकली वेक्टर्स में देखना चाहते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। तो वेक्टर एक्चुअली किसी पॉइंट को जो स्पेस में है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम जो है एक्सिस के रिप्रेजेंटेशन में भी थोड़ा छेड़छाड़ कर लेते हैं। पहला तो ये है कि एक्स एक्सिस अब इधर को चली आती है, वाई एक्सिस ये, जबकि हाइट जो है वो जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। ऑरिजिन विल रिमेन एट द सेम पोजिशन जहाँ पर एक्स वाई और जेड ये तीनों ही मिल रहे होंगे, तो उसको हम ओरिजिन कहेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर किसी भी पॉइंट का जब आप कोऑर्डिनेट लिख रहे होगे तो उसके लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मतलब ये है कि वो जो है आपका एक्स वाई प्लेन से कितनी ऊंचाई पर है वो उसका जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, मान रखिए ये Z1 हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर इस पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कहाँ पर जा रहा है, और अगर यहाँ से आपने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो वो किस पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये जो इस तरह से बन रहा है ना, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 z1। ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर्स 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 तीन परपेंडिकुलर्स डालने होंगे। एक तो किसी प्लेन पे आप परपेंडिकुलर पहले डाल लीजिए, और फिर उस पॉइंट से उसी प्लेन पर चलते हुए आप जो है जो दो एक्सिस से वो प्लेन बन रहा है, जैसे इस केस में एक्स और वाई एक्सिस से बन रहा था, ये काम हम यहाँ से जेड एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डाल के निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये आप किसी पे भी कर सकते हैं, पर चूंकि एक्स और वाई एक्सिस जो है थोड़ा वो है, मतलब इजी है, इजी टू हैंडल विद, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ओरिजिन से कंपेयर करते हैं कि ये जो है कहाँ पर है, तो जैसे O अगर हम ओरिजिन के लिए और इस पॉइंट के लिए P रिप्रेजेंट कर दें तो OP
एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा जो कि इस P पॉइंट को के पोजीशन वेक्टर को दिखाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट हो गया कि ये पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। हमें एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उसके रिलेटेड ये पॉइंट कितना किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पर है वो हमें अगर पता चल जाता है तो हम जो है उसका पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, तो चूंकि ये x1 y1 z1 है, तो ये लेंथ जो है आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर के बराबर होगा। ये आप आराम से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल का काम कर रहा है। अब अगर आप देखें तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये इसके पैरेलल है ना। तो आप जो है यहाँ से ऐसे, तो अगर आप देखें तो एक पूरा क्यूबॉइड यहाँ पर बना सकते हैं, क्यूबॉइड सिस्टम बना सकते हैं, और ये इसका एक डायगोनल का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर हमारा ओपी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके एक डायगोनल का काम कर रहा है, और डायगोनल की लेंथ हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट अंडर होता है। तो इसका ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास रूट अंडर ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, या फिर जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा उनके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर्स का सम करके रूट अंडर लेना होगा। समझ में आ गई बात। अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे जा रहे हैं जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात अगर करें तो हमारे पास सबसे पहला जो वेक्टर का टाइप है वो है जीरो वेक्टर। अब देखिए जीरो वेक्टर का क्या मतलब हो गया। जीरो वेक्टर इसको नल वेक्टर भी कह देते हैं या वॉइड वेक्टर भी कह देते हैं। तो नल कह लीजिए, वॉइड कह लीजिए। इसमें जो खास बात है जिसके बेसिस पर इसका नाम नोमेनक्लेचर किया गया है वो है कि इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर किसी वेक्टर का जीरो है तो उसको हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहा करेंगे। ये यूजुअली जहां से शुरू होते हैं वहीं पर खत्म हो जाते हैं, यानी कि ए वेक्टर है तो ऑब्वियस है कि इसको आप जीरो वेक्टर लिखेंगे। या कोई भी पॉइंट बी वेक्टर है तो ये भी जीरो वेक्टर हो जाएगा। ये सभी नल वेक्टर हैं। ठीक है बात। तो जिस तरह से हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर को डिफाइन करते हैं उसी तरह से हमारे पास एक और वेक्टर होता है वो है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर अगर हम बात करें तो यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिटी का क्या मतलब हो गया, वन का क्या मतलब हो गया कि अगर कोई वेक्टर ऐसा है जिसका की मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। नो प्रॉब्लम विद इट। तो कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये हम अगले सेशन में देखेंगे कि हम मैग्नीट्यूड को कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड एक्चुअली हमने निकालना सीख तो लिया है पर वहाँ डिटेल में देखेंगे। तो इसके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से, और वो अगर इक्वल टू 1 है तो हमारे पास क्या हो गया, ये एक यूनिट वेक्टर दे जाएगा। नो प्रॉब्लम विद इट। तो मैग्नीट्यूड अगर 1 हो किसी का तो वो एक यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे पास अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है या वो यूनिट वेक्टर है तो उसको हम डिनोट कराते हैं कैप के साथ। ये ए वेक्टर के साथ खाली बात नहीं है, ये बी वेक्टर के साथ भी है। मतलब ये है कि बी कैप अगर लगा हुआ है तो वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। फिर आगे हम जो आगे के सेक्शन में जो आगे सेशन हम करेंगे वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड, उसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिलेटेड आई कैप, जे कैप और के कैप वेक्टर्स होते हैं जो कि यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और वो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के रेस्पेक्टिव जो है यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी फिलहाल हम टाइप्स कर रहे हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स जैसा नाम आपको बताया जा रहा है कि को इनिशियल वेक्टर्स दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे अगर वो एक ही जगह से इनिशिएट मतलब शुरू हो रहे हैं। ठीक है,
इनके मैग्नीट्यूड से इनका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि को इनिशियल वेक्टर्स जो है वो है कि इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। को मतलब सेम, इनिशियल तो को इनिशियल मतलब सेम इनिशियल पॉइंट। अगर किन्हीं दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स, 5 वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, वो अगर एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं तो उन सभी को हम को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे, राइट? नो प्रॉब्लम विद इट। देन कम्स द कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स बहुत ही आसान है ऐसे तो। कोलिनियर वेक्टर्स में क्या है कि दो वेक्टर्स जो पैरेलल होते हैं उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स कह देते हैं। मतलब कोई दो वेक्टर्स जिनका कि डायरेक्शन एकदम सेम हो या एग्जैक्टली ऑपोजिट हो। मैग्नीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद इट, मतलब मैग्नीट्यूड कैसा भी हो, डायरेक्शन खाली सेम होना चाहिए या एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए। सेम और एग्जैक्टली ऑपोजिट का मतलब होता है कि 180 डिग्री, ठीक है? तो यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि एग्जैक्टली ऑपोजिट क्यों यूज किया गया है। ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन वाले, या तो सेम डायरेक्शन हो या एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन हो, तभी आपको जो है वो क्या मिलेगा, कोलिनियर वेक्टर्स मिलेंगे। या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो वेक्टर हैं, अगर वो पैरेलल हैं तो यानी कि वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमने फोर्थ टाइप कोलिनियर वेक्टर्स देख लिया कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? तो कोई भी दो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगे। डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होने चाहिए। मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इक्वल होने चाहिए। समझ में आ गई बात? तभी वो जो वेक्टर्स होंगे उनको हम इक्वल वेक्टर्स कह पाएंगे। अगर जरा सा भी कुछ भी हेरफेर हुआ तो वी विल नॉट से देम इक्वल वेक्टर्स, राइट? नाउ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब देखिए यहां पर अभी हमने क्या कहा कि भाई इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में यहां पर मेनली हमारे पास जो बात है वो ये है कि अगर ए वेक्टर है, ये ऐसे जा रहा है, अगर आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया तो डायरेक्शन विल चेंज, मतलब ये 180 डिग्री से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड पे तब असर पड़ता है जब यहां पर कोई नंबर दूसरे वन अदर देन 1 से हम मल्टीप्लाई करा रहते हैं। जैसे अगर कोई वेक्टर है, अगर आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो वो 2a वेक्टर हो जाएगा, मतलब जो पुराना वेक्टर है उससे वो ट्वाइस हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड। और अगर -2 से करा दिया तो वो ट्वाइस भी होगा और उसका डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लिया, वेक्टर क्या होता है वो देख लिया। आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमने जो पढ़ा वो अच्छी तरह से हमें पता चल जाए कि हमने पढ़ा क्या। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली आ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब यहां पर सबसे पहले देखिए, आपने मैप किया हुआ है, मैप में पता होगा आपको कि नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर को, साउथ नीचे को, मतलब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये साउथ है, ठीक है? तो ये हो गया NEWS, तो न्यूज ऐसे हो जाता है ना, ठीक है? तो अब इसमें क्या है कि 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाना है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब ऑफ साउथ, तो ऑफ साउथ मतलब साउथ। अब वेस्ट ऑफ, यहां पर ईस्ट ऑफ अगर होता तो इधर को जाते, वेस्ट ऑफ इधर जाएंगे और 30 डिग्री ही जाना है तो ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है? ये समझ में आ गया। यहां पर हम 30 डिग्री मार्क भी कर देंगे और फिर चूंकि हमें 40 किलोमीटर भी मार्क करना है तो यहां पर 4 इक्वली प्लेस्ड वो रख देंगे कि भाई ये जो है कटिंग कर देंगे यहां पर कि भाई 4 जो है मार्क कर देंगे कि भाई ये जो है, और यहां पर हम स्केल लिख देंगे, स्केल लिखेंगे, ये ऐसे बना देंगे और ये 10 किलोमीटर, मतलब ये हो गया कि भाई ये वाला जो एक ये है डिवीजन,
ये 10 किलोमीटर को कर रहा है, तो इसलिए 4 डिविजन्स हो गए, तो 40 किलोमीटर हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो ये फाइनल यहाँ पर हो गया. दिस इज द graphical representation of a displacement of 40 kilometer 30 degree west of south. Let us now take another question. Another question is classify the following measures as scalars and vectors. Scalars और vectors में करना है. Scalar वो होते हैं जिसमें सिर्फ magnitudes important होते हैं and direction has nothing to do with it. जबकि वेक्टर्स वो होते हैं जिसमें डायरेक्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने मैग्नीट्यूड होते हैं. कई बार मैग्नीट्यूड नहीं भी हो सकता है, जैसे हमने अभी देखा कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसमें कि मैग्नीट्यूड नहीं होता है लेकिन इट हैज़ डायरेक्शन. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इनको कैटेगराइज करने की बात आई है. तो हम देखते हैं 5 सेकेंड्स है, तो ये टाइम होता है ना, तो टाइम है इसीलिए ये क्या है, ये स्केलर है. आपको यहाँ पर सिर्फ स्केलर वेक्टर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये किस वजह से है वो भी आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो क्लासीफाई हम उसी बेसिस पे करते हैं. ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये तो किसका होता है, वॉल्यूम का होता है, तो ये भी स्केलर ही होगा. वॉल्यूम क्या है, स्केलर होता है. 10 न्यूटन, ये किसकी यूनिट है, न्यूटन, तो ये फोर्स, और फोर्स जो होता है ना वो मास इनटू एक्सेलरेशन से आता है, तो फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है. फिर 30 किलोमीटर पर आवर है, सिंस डायरेक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड देयर तो वी विल एज्यूम इट टू बी स्पीड, ना कि हम वेलोसिटी. देखो स्पीड जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो 30 किलोमीटर पर आवर, सिंस direction is not provided there, so it will be assumed to be speed, and speed is a scalar quantity, so it will be a scalar quantity. Again 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये किसका है, ये डेंसिटी का है ना. तो डेंसिटी का अगर है तो डेंसिटी भी हमारा स्केलर ही होगा. ठीक है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन तो होगा नहीं. फिर 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड है, तो ये जो है हमें स्पीड अब नहीं लेना है, ये लेना है हमें वेलोसिटी. ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, वो वेक्टर है. ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेट अस सी अनदर क्वेश्चन. यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स. हमें ट्रू और फॉल्स का पता करना है. तो ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर. अभी हमने देखा था कि जो वेक्टर है अगर वो पैरेलल हैं तो कोलिनियर कहलाते हैं. अब ए वेक्टर अगर हमारा इस डायरेक्शन में है तो माइनस ए एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में होगा, पर ये रहेंगे तो पैरेलल ही, तो ए और माइनस ए जो है कोलिनियर हैं, इस तरह से ये ट्रू है. ठीक है, फिर 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड. अब कोलिनियर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हों ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स जो है कैसे भी हो सकते हैं भाई, ऐसे भी हो सकते हैं, है ना. मैग्नीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद इट, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो गया. ठीक है ना, ये क्रॉस डालिए आप इस पे. फिर है 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर. कोई जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड किसी भी डायरेक्शन में हम ऐसे कर लें ऐसे कर लें, इन दोनों का मैग्नीट्यूड हम सेम रख लें तो क्या होगा, वो कोलिनियर हो जाएंगे, नहीं होंगे. तो यानी कि ये भी गलत है, इस पर भी क्रॉस लगा दीजिए भाई. फिर है 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल. 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैं अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो वो इक्वल हैं. ये देखिए, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, पर क्या हम उनको बराबर कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि ए वेक्टर है एक माइनस ए वेक्टर है, दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस तरह से ये भी गलत हो गया. तो ओनली फर्स्ट जो हमारा पार्ट था इसका वो करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं. ठीक है, फिर 4th क्वेश्चन और लास्ट इस सेशन का देख रहे हैं हम. इन द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स. यहाँ आपको कुछ वेक्टर्स के टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं, आपको इस फिगर में से वो निकालना है. अब जैसे अगर देखिए कोई इनिशियल वेक्टर है तो हमारे पास अगर हम इनके नाम दे देते हैं, ए वेक्टर दे देते हैं, बी वेक्टर दे देते हैं, सी वेक्टर दे देते हैं, डी वेक्टर दे देते हैं. ठीक है, तो आप देखिए कोई इनिशियल वेक्टर्स में ये जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर्स हैं.
राइट ना, क्यों? क्योंकि वो शुरू हो रहे हैं, बाकी और भी कोई ऐसा हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर को इनिशियल वेक्टर के एग्जाम्पल्स हो गए। अब इक्वल वेक्टर की बात अगर करें तो आप देखिए यहाँ पर ये ए वेक्टर और सी वेक्टर के डायरेक्शन भी सेम है, और चूंकि ये देखिए 2 यूनिट्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी 2 यूनिट्स हैं, तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स, तो वो भी एग्जाम्पल आ गया। अब यहाँ पर क्या है, कोलिनियर चाहिए लेकिन इक्वल नहीं चाहिए। कोलिनियर मतलब पैरेलल होने चाहिए पर इक्वल नहीं हो। तो कोलिनियर है, ये देखिए ये जो बी वेक्टर है और डी वेक्टर है, ये कोलिनियर वेक्टर्स तो हैं पर इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन देखिए, यहाँ देखिए ये एरो, ये देखिए एरो, तो यानी कि बी इधर को जा रहा है जबकि डी इधर को जा रहा है। तो बी एंड डी आर कोलिनियर वेक्टर्स बट नॉट इक्वल, तो बी एंड डी आर सच वेक्टर्स। ठीक है, इस तरह से हमने आज वेक्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स and we will see direction cosines, direction ratios, representation, etc. in the next session. Thank you so much. Thank you so much for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself.